इनकी प्रॉपर्टीज अलग है। ये जलता है, ये जलने में मदद करता है, खाली यहाँ पे स्टेट चेंज हो गया। लेकिन सोडियम क्लोराइड हम डेली खाते हैं, तो ये रिएक्टेंट्स वाली साइड है, ये प्रोडक्ट्स वाली साइड है। हेलो बच्चों, हाउस द जोश। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये हमारी केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रहने वाला है। तो अगर इस चैप्टर के बेसिक्स ठीक नहीं होंगे तो तुम्हें आगे आने वाले चैप्टर में दिक्कत हो सकती है। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए तुम्हें केमिकल फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। तो अगर तुम्हें केमिकल फॉर्मूला बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें केमिकल फॉर्मूला बनाना सिखाया है। तो पहले केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखो, उसके बाद ही इस चैप्टर पर आगे बढ़ेंगे। अब देखो भाई, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस को समझने से पहले हमें फिजिकल और केमिकल चेंज समझना होगा। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, चैप्टर 7 में पढ़ा था, क्लास 7 में पढ़ा था और 9th क्लास में भी पढ़ा था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। तो पहले समझते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज क्या है। भैया, चेंज मतलब कोई बदलाव, कुछ हो रहा है। अगर कुछ चेंज हो रहा है और उससे एक न्यू सब्सटेंस यानी न्यू सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टीज अलग है वो फॉर्म नहीं हो रहा है, न्यू सब्सटेंस नॉट फॉर्म्ड, तो इसको बोलते हैं हम फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुमसे कहा कि मेरे पास आइस है, आइस मतलब बर्फ है, मैंने इसको पिघला दिया। इसको क्या कर दिया? पिघला दिया, और पिघलाने से ये वाटर बन गया। तो क्या कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ? कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, खाली यहां पे स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड में। तो भैया ये एक फिजिकल चेंज है। ये क्या है? एक फिजिकल चेंज। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल न्यू होती है। न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड विथ क्या? डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है अभी बताएंगे इसके बारे में। उससे पहले एक चीज समझो, फिजिकल चेंज को हम ज्यादातर यानी जनरली मोस्ट ऑफ केसेस में रिवर्स कर सकते हैं। जनरली क्या होते हैं? रिवर्सिबल, यानी कि बर्फ पिघलाकर पानी बनाया, पानी से वापस बर्फ बना सकते हैं। ठीक है जी। केमिकल चेंज में ऐसा नहीं है, ये जनरली नॉन रिवर्सिबल होते हैं, जनरली इरिवर्सिबल, यानी इनको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। एक बार हो गया तो हो गया। देखो एक एग्जांपल समझाते हैं केमिकल चेंज का। मेरे पास एक कागज है, पेपर, इसको मैंने आग लगा दी तो ये क्या बन जाएगा? ऐश, मतलब राख बन जाएगी। पेपर और राख, पेपर के जलने से राख बनी है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज बहुत अलग अलग है। पेपर अलग ही चीज है, राख यानी ऐश अलग ही चीज है। तो इसी को बोलते हैं केमिकल चेंज। बात समझ में आ गई? अगर मैं इसी पेपर को फाड़ देता, इस पेपर को क्या कर देता और दो हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में फाड़ देता, तो पहले भी ये पेपर था, अब भी ये पेपर है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना है। इसको अभी फिजिकल चेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। तुमने 9th क्लास में स्टेट्स चेंज करने की कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग। ये सब के सब फिजिकल चेंज है। सबके सब क्या है? फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या है भैया? बर्निंग, कोई चीज हम जला रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। कुकिंग, कुकिंग क्या है? केमिकल चेंज। दही का बनना, कर्ड फॉर्मेशन, क्या है ये एक केमिकल चेंज है। फलों का पकना, ये क्या है? एक केमिकल चेंज है। इन सब में ही जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसकी प्रॉपर्टीज पुराने वाले सब्सटेंस से अलग है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं। अब जहां कहीं पे भी अगर केमिकल चेंज हो रहा है वहां पे एक केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। जहां कहीं पे भी एक केमिकल चेंज हो रहा है वहां पे एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब भैया इसी के बारे में और बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब सुनो, जितनी भी केमिकल रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं इसका मतलब वो सब एक केमिकल चेंज है।
यानी उसमें जो पहले वाला सब्सटेंस था और जो बाद वाला सब्सटेंस है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग है। नया सब्सटेंस जो बना है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम एग्जाम्पल के लिए एक और बात करें तो देखो, हाइड्रोजन गैस, हम हाइड्रोजन गैस को H2 बोलते हैं। हाइड्रोजन गैस एक इनफ्लेमेबल गैस है। इनफ्लेमेबल मतलब इसमें तुरंत आग लग जाती है। हमने पढ़ा भी था कि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। ऑक्सीजन आग लगने के लिए जरूरी है। जो ऑक्सीजन गैस है बिना उसके आग नहीं लग सकती है। हमने पढ़ा था कि अगर मैं एक कैंडल लूं और उस कैंडल में आग लगा दूं और उसके ऊपर एक ग्लास रख दूं तो कुछ टाइम बाद ये कैंडल अपने आप बुझ जाएगी। कैंडल लिया, उसके ऊपर ऐसे ग्लास रख दिया, कुछ टाइम बाद वो कैंडल अपने आप बुझ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उस ग्लास के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ये कैंडल कंज्यूम करता रहेगा। जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन यूज होती रहेगी और जब यहां से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो ये कैंडल ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। यानी ऑक्सीजन जरूरी है किसके लिए? बर्निंग के लिए। ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। जब इन दोनों की केमिकल रिएक्शन होती है तो इन दोनों के केमिकल रिएक्शन से वाटर बनता है। क्या बनता है? वाटर का फॉर्मूला H2O। ये हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, इनके रिएक्शन से बनता है वाटर H2O। और वाटर जो है, देखो ये जलता है, ये जलने में मदद करता है, लेकिन वाटर क्या है? वाटर में आग नहीं लगती, बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है। वाटर आग बुझाता है उल्टा। एक्सटिंग्विश फायर। तुम पानी को जला ही नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? तो पहले की चीजों की प्रॉपर्टी बहुत अलग है, नई चीज बनी उसकी प्रॉपर्टी बहुत अलग है। अगर हम एक और एग्जांपल समझें तो सोडियम एक मेटल है जिसमें जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अगर मैं एक सोडियम, मान लो ये टुकड़ा सोडियम का है, इसे मैं यहां रख दूं तो ये थोड़ी देर में ऑटोमेटिक जलना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है। क्या मैं इसको खा सकता हूं? नहीं खा सकता। अच्छा, ऐसे ही मतलब सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है, इसको मैं नहीं खा सकता। ऐसे ही जो क्लोरीन एक गैस है, क्लोरीन क्या है? एक गैस है। क्लोरीन एक गैस है, ये हमारे लिए पॉइजनस गैस है। पॉइजनस गैस। तो ना मैं सोडियम को अपनी बॉडी में इंटेक कर सकता हूं, ना मैं क्लोरीन को इंटेक कर सकता हूं। पर जब इनकी रिएक्शन होती है तो इनकी रिएक्शन से बनता है NaCl, जो हम नमक खाते हैं, जो हम अपने घर में नमक खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, वो किससे बनता है? सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन से। तो ना हम इसे खा सकते, यानी इसकी प्रॉपर्टी बहुत अलग है, जलता ही है। इसकी प्रॉपर्टी एक पॉइजनस गैस है। लेकिन सोडियम क्लोराइड हम डेली खाते हैं। तो देख रहे हो, पहले कुछ था अब कुछ है, इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। यानी यही क्या? एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल क्या है? रिएक्शन है। तो जहां कहीं पे भी केमिकल चेंज होता है वहां पे केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा चीजें रिएक्ट करके एक नई चीज बनाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट्स टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो भैया फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब देखो भाई, अब बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या होती है? देखो भाई, मान लो मेरे पास यहां पे सोडियम था। क्या था? ये है सोडियम, जिसका सिंबल क्या होता है? Na। यहां तक बात समझ में आ रही है? इसको मैंने ऑक्सीजन के साथ एक्सपोज कर दिया, एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन। यानी अब ये सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर पा रहा है। जब सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये ऑटोमेटिकली इसमें आग लग जाती है और रिएक्शन होने के बाद सोडियम ऑक्साइड बनता है। ऐसा करके सोडियम ऑक्साइड का पाउडर बन जाएगा। सोडियम था, उसमें तुम्हें आग लगती हुई दिखी और सोडियम ऑक्साइड बन गया, लेकिन उसमें कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि ये सोडियम है, ये सोडियम ऑक्साइड है। रिएक्शन दिख रही है तुम्हें,
तो रिएक्शन दिख रही है, जब उस रिएक्शन को लिख देते हैं, अगर मैं इसी रिएक्शन को जो तुम्हें दिख रही है इसको मैं लिख दूं कि भैया सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, तो अब मैंने इस रिएक्शन को लिख दिया। जब मैं किसी रिएक्शन को लिख देता हूं तो इसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेशन, यानी लिख के दिखाना। किसको लिख के दिखाना? एक केमिकल रिएक्शन को। जब मैं किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर देता हूं, यानी लिख कर दिखा देता हूं, तो उसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब देखो एक और रिएक्शन लिखते हैं, जैसे हमने उसकी बात करी थी हाइड्रोजन ऑक्सीजन की। H2 plus O2 gives H2O। ये भी क्या है? एक केमिकल इक्वेशन है। एक रिएक्शन हुई थी, उसको मैंने लिख के दिखा दिया, क्या बन गया? केमिकल इक्वेशन बन गया। ठीक है जी। एक और केमिकल इक्वेशन की बात करें तो अभी हमने लिखी थी Na plus Cl2 NaCl। ये भी क्या है? एक केमिकल इक्वेशन है। यहां तक बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब देखो केमिकल इक्वेशन, अगर मैं बात करूं एक केमिकल इक्वेशन के टाइप्स की, तो केमिकल इक्वेशन दो टाइप के, एक भैया स्केलेटल, इसको अनबैलेंस्ड भी बोलते हैं, स्केलेटल या फिर अनबैलेंस्ड, और दूसरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। भैया ये दो टाइप क्या नए आ गए? सुनना, इधर कितने सोडियम थे? अच्छा एक बात और सुनो, एक केमिकल इक्वेशन में अगर हम बात करें जो चीजें रिएक्ट कर रही हैं, जो चीजें रिएक्ट कर रही हैं, इनको रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो रिएक्शन के बाद बन रहा है, जो बन रहा है फाइनल, इनको प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये रिएक्टेंट्स वाली साइड है, ये प्रोडक्ट्स वाली साइड है। कितने भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, कितने भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। हो सकता है दो तीन रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हो सकता है एक रिएक्टेंट से बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हो, कुछ भी हो सकता है। इधर की साइड रिएक्टेंट कहलाएगी, इधर की साइड प्रोडक्ट कहलाएगी। ठीक है जी। अब सुनो, तो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, ये सब प्रोडक्ट है। इधर रिएक्टेंट में कितने सोडियम है? तो भैया इधर रिएक्टेंट में एक सोडियम है। इधर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितने सोडियम है? दो सोडियम है। इधर एक सोडियम, इधर दो सोडियम, इधर एक सोडियम, इधर दो सोडियम। इसका मतलब भैया ये एक्स्ट्रा सोडियम कहां से आ गया? और ऑक्सीजन की बात करें, देखो इसमें दो ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। भैया दो ऑक्सीजन थे और यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया, एक ऑक्सीजन कहां गया? तो अभी इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के एटम ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट्स के एटम प्रोडक्ट के एटम्स के बराबर नहीं होंगे तो ऐसी रिएक्शन एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। इसमें अभी बैलेंसिंग नहीं हो रखी है, इसमें एक ऐसा लॉ है जो लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप ना तो मास को बना सकते हो, ना आप मास को बिगाड़ सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भैया ये सोडियम एक था, यहां पे एक्स्ट्रा सोडियम कैसे आ गया? आप खुद से एक्स्ट्रा सोडियम ला ही नहीं सकते। तो यहां पे इन तीनों ही रिएक्शंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा है, यानी कि इसका वॉयलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। तो हम एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। क्यों? टू प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करने के लिए? वॉयलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम बैलेंस इसीलिए करते हैं कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बच जाए, मतलब उसका हम उल्लंघन ना करें, उसको गलत ना करें। इसी प्रोसेस को हम बैलेंसिंग बोलते हैं। तो बैलेंसिंग हम डिटेल में करना सीखेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल मैं तुम्हें एक करके बस बता रहा हूं कि बैलेंसिंग के बाद फर्क क्या पड़ता है। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस कर दूं तो ये कुछ ऐसी होगी बैलेंस होने के बाद। ये तो अभी अनबैलेंस्ड है, अब हो गई है बैलेंस्ड।
अब अगर इस रिएक्शन में तुम देखो कैसे करना है उसकी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पर देखो है क्या। इधर भैया हाइड्रोजन कितने हैं, 2H2 का मतलब, H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन और उसके बाहर 2 लगाओ, यानी यहां पे 4 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है। तो रिएक्टेंट की साइड पे 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट की साइड पे देखो ये 2H2O का मतलब है H2O का डबल, H2O 2H उसका डबल 4H और O का डबल 2O। तो देखो भाई इधर भी 4H इधर भी 4H, इधर भी 2O इधर भी 2O। ये केमिकल इक्वेशन इस केमिकल इक्वेशन की बैलेंस्ड फॉर्म है। तो हमें जब भी कोई इक्वेशन लिखनी है तो उसको बैलेंस करके लिखना है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम बैलेंसिंग करते कैसे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे चैप्टर में हमें केमिकल इक्वेशंस के रिएक्शंस के टाइप समझने हैं और भी चीजें समझनी है, तो उसको धीरे धीरे नेक्स्ट पार्ट में लाते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें यहां तक वीडियो समझ में आई होगी। हम सारे चैप्टर्स बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, हम कोई वन शॉट और बहुत तेज नहीं भगाएंगे। अगर चैप्टर खत्म हो जाता है तो फिर एट द एंड उसके रिवीजन के लिए एक वन शॉट भी लाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि तुम ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल डिटेल में पढ़ो, और नोट्स वगैरह भी मैं अटैच कर दूंगा। पढ़ते रहो, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करते रहो और चैनल सब्सक्राइब कर देना ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।